रहे हैं क्लासिक किस्से विद स्वाति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्वाति। किस्से सुनाती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ। फिलहाल आपको सुना रही हूँ एक नॉवल शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई, जिसका नाम है परिणीता। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो नॉवल है ये बहुत पसंद आ रही होगी। मुझे बेहद दिल के करीब आ रही है ये नॉवल। पढ़ते पढ़ते जैसे इसमें घुस जाता है इंसान, ऐसी लग रही है जैसे हम उसको जी रहे हों, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। चलिए देर न करते हुए कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। लगभग 3 माह बाद गुरचरण बाबू मलिन मुख नवीन बाबू के यहाँ आकर फर्श पर बैठने ही वाले थे कि नवीन बाबू ने बड़ी जोर से डांट कर कहा, ना 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 ना, यहाँ पर नहीं, उधर उस चौकी पर जाकर बैठ जाओ। मैं इस कुसमय में नहा धो नहीं सकता। तुमने जाति बदली है, ये सत्य है ना? शुद्ध होकर गुरचरण बाबू एक दूर की चौकी पर जाकर बैठ गए। कुछ देर वे मस्तक झुकाए बैठे रहे। अभी 4-5 दिन पहले की ही बात है। उन्होंने विधिवत ब्रह्म समाज को ग्रहण कर लिया है। अब वे ब्रह्म समाजी हो गए हैं। ये खबर आज ही नवीन राय को मिली है। अब उन्हें बंगाली समाज में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सामने गुरचरण बाबू को बैठे हुए देखकर नवीन राय की आंखों से गरम लपटें निकलने लगी, परंतु गुरचरण बाबू एक अपराधी की तरह मौन बैठे रहे। किसी सलाह सूत के बिना ही वे ब्रह्म समाजी हो गए थे। परंतु उसी समय से घरेलू परेशानियां बढ़ गईं तथा रोना चिल्लाना मचा रहता था। घर का कोना कोना अशांत था। इस अशांति के कारण वो बहुत ही दुखी थे। नवीन राय ने फिर उद्दंड भाव से पूछा, कहो, ये सत्य है ना कि तुम ब्रह्म समाजी हो गए हो? गुरचरण बाबू के नेत्र सजल थे। दुख भरे शब्दों में उन्होंने कहा, हाँ, ये सत्य है। ये घृणित कार्य तुमने क्यों किया? तुम तो केवल 60 रुपए तनख्वाह पाते हो, फिर क्यों? गुस्से के मारे नवीन राय की जबान से बोल न निकला। रोते हुए बड़े नम्र स्वर में गुरचरण बाबू ने जवाब दिया, दादा क्या कहें, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुख में कुछ दिखाई ही नहीं दिया। मैं ये न सोच सका कि गले में फांसी लगा लूं या फिर ब्रह्म समाज में मिल जाऊं। अंत में ब्रह्म समाजी हो जाना ही ठीक समझ आया। इसीलिए मैंने ये ब्रह्म समाज स्वीकार कर लिया। नवीन राय ने बड़ी जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत अच्छा किया। अपने गले में फांसी न लगाकर सारे धर्म और समाज को फांसी लगा दी। वाह रे वाह। अच्छा, अब तुम यहाँ से चले जाओ और ये काला मुंह कभी भी यहाँ ना दिखाना। जो तुम्हारे सलाहकार हैं उन्हीं के पास जाकर उठो बैठो। ये सब सुनकर गुरचरण बाबू वहां से चले गए, परंतु नवीन राय मारे क्रोध के कुछ भी नहीं सोच सके कि क्या करें और क्या ना करें। गुरचरण बाबू के भी अब वहां आने की कोई संभावना न थी। गुरचरण बाबू पर नाराज होने, झुंझलाने तथा बकने के सिवा नवीन राय कर ही क्या सकते थे। झट से उन्होंने राज को बुलाया और घर में आने जाने वाले ऊपर के रास्ते को बंद करा दिया। उस रास्ते को बंद करके उन्होंने अपने क्रोध की शांति की। बहुत दूर परदेश में बैठी हुई भुवनेश्वरी को ये मालूम हुआ तो वो फूट फूट कर रोने लगी। शेखर, भला ऐसा करने को किसने कह दिया उन्हें, किसने समझाया? अनुमान से शेखर समझ लिया कि ये राय किसने दी होगी, परंतु वो बात ना कहकर उसने कहा, माँ, हो सकता था कि तुम लोग स्वयं ही उन्हें थोड़े दिन बाद अलग कर देते, समाज में उनकी छाया ही ना पड़ने देते। कई कन्याओं की शादी कैसे कर सकते हैं वो समय पर? आखिर इसका तो कोई रास्ता मेरी समझ में नहीं आता। गर्दन हिलाते हुए भुवनेश्वरी ने कहा, बेटा, कुछ भी काम रुका न रह जाता। ऐसी हालत में गुरचरण बाबू का पहले ही से धर्म छोड़ बैठना नादानी है या अक्लमंदी? यदि घबराकर लोग अपने धर्म को छोड़ने पर तुल जाएं, तो हजारों लोग अपना समाज धर्म छोड़ बैठेंगे। भगवान ने पैदा किया है तो वो ही पालते हैं और वो ही सारा कार्य पूरा करते हैं। वही भगवान गुरचरण बाबू की भी रक्षा करते, काम बनाते।
शेखर चुप रहा। गीली आंखें पोंछकर भुवनेश्वरी ने कहा, यदि ललिता बिटिया को ही साथ ले आती तो किसी न किसी प्रकार से उसका उपकार कर देती। हो सकता है कि इसी इरादे से गुरचरण बाबू ने उसे मेरे साथ नहीं भेजा। मुझे तो यही पता था कि उसकी शादी की सचमुच तैयारी है। शेखर ने लज्जापूर्वक भुवनेश्वरी की तरफ देखकर कहा, अच्छा है माँ, घर वापस चलकर इस कार्य को ऐसे ही करो ना। ललिता तो अभी ब्रह्म समाजी नहीं हुई है ना, केवल उसके मामा ही तो हुए हैं। उसके सगे मामा भी नहीं है वो। ललिता का कोई सगा नहीं है, इसी कारण वो उनकी शरण में पड़ी हुई है। खूब सोच समझकर भुवनेश्वरी बोली, ये तो ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी अजीब ढंग के व्यक्ति हैं। वो बड़े ही हठी आदमी हैं। किसी तरह से भी ऐसा करने को तैयार न होंगे। शायद उन लोगों से मिलने भी न देंगे। यही विचार शेखर के मन में भी बार बार उठ रहे थे। वो मां की बातों का कोई उत्तर ना देकर चुपचाप बैठा सुनता रहा और मन ही मन सोचता रहा। शेखर अब परदेश में 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता था। बड़ी बेचैनी और परेशानी में वो 2-3 दिन इधर उधर घूमता रहा। फिर उसने माँ से कहा, यहाँ पर जी नहीं लगता माँ, चलो ना घर चलें। उसी दिन वो घर लौटने को तैयार हो गई और कहने लगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कलकत्ता वापस आने पर दोनों ने देखा कि छत से आने जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। गुरचरण बाबू से कोई भी नाता रिश्ता करना नवीन राय को भला ना लगेगा, यहाँ तक कि बोलना भी बुरा लगेगा। ये बात वो दोनों तुरंत ताड़ गए। रात के समय जब शेखर खाने बैठा तब माँ भी आकर उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद वो बोली, गिरेंद्र के साथ ही ललिता की शादी तय हो रही है, ये मैं पहले ही समझ गई थी। सिर नीचा किए हुए शेखर ने पूछा, किसने कहा? उसकी मामी ही कह रही थी, और कौन कहता। दोपहर के समय जब वो सो गए थे तो मैं खुद मिलने गई थी। मारे दुख के उसकी मामी ने अपनी आंखें लाल कर ली। थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछकर सब कुछ कह गई। उन्होंने ही कहा, यही तकदीर का खेल है शेखर, किसको दोषी ठहराया जाए। कुछ भी सही, पर गिरेंद्र भी एक भला लड़का है, नम्र स्वभाव वाला है। उसके यहाँ ललिता को किसी भी प्रकार का कष्ट न होगा। वो धनवान भी है। ये कहकर वो चुप हो गई। उत्तर में ना तो शेखर कुछ कह ही सका और ना ही सामने रखी हुई थाली से उठाकर कुछ खा ही सका। थोड़ी देर बाद माँ वहां से उठकर चली गई और शेखर भी बिना खाए पिए उठ गया। हाथ मुंह धोकर वो अपने बिछौने पर जा पड़ा। दूसरे दिन संध्या समय शेखर टहलने निकला। उस वक्त गुरचरण बाबू के यहाँ पहले की ही तरह चाय उड़ रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। वहां की बातें सुनकर शेखर कुछ देर रुक गया। फिर ना जाने क्या सोचकर वो धीरे धीरे गुरचरण बाबू के कमरे में आकर खड़ा हो गया। उसके आते ही वहां सन्नाटा छा गया। शेखर के मुख के भाव देखकर सभी लोगों के भाव बदल गए। शेखर के परदेश से आने की खबर ललिता के सिवा और किसी को न थी। आज गिरेंद्र के सिवा एक साहब और वहां विराजमान थे। बड़े ही आश्चर्य में पड़कर वो शेखर की ओर देखने लगे। गिरेंद्र का चेहरा गंभीरता में और भी परिणत हो गया। वो दीवार की तरफ देखने लगा। गुरचरण बाबू ही उस समय ज्यादा जोर से बातें कर रहे थे। शेखर को देखकर उनका चेहरा पीला हो गया। उसके निकट बैठी ललिता चाय तैयार कर रही थी। उसने मुंह उठाकर देखा और नीचा कर लिया। आगे बढ़कर शेखर ने चौकी पर सिर झुकाकर नमस्कार किया और वहीं पर एक और बैठकर हंसते हंसते कहने लगा, एकाएक सभी लोग चुप क्यों हो गए? गुरचरण बाबू ने धीमे स्वर में आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में उन्होंने क्या कहा सुनाई नहीं पड़ा। शेखर गुरचरण बाबू के विचारों को ताड़ गया। इसी कारण उसने बीच में ही अपनी बात छेड़ दी। वो सारी कथा परदेश से वापस आने की, माँ के स्वास्थ्य की तथा अन्य तमाम बातें कहने लगा। फिर अपरिचित व्यक्ति की ओर देखा। गुरचरण बाबू इस बीच काफी सतर्क हो चुके थे।
उन्होंने उस लड़के के परिचय में कहा, ये गिरेंद्र बाबू के मित्र हैं। इन लोगों के घर एक ही स्थान पर हैं। बड़े ही भले आदमी हैं और श्याम बाजार में रहते हैं। हमारी इनसे जब मुलाकात हुई है, बेचारे आकर मिल जाते हैं। शेखर ने गुरचरण बाबू की बातों में अपनी सम्मति दी, परंतु मन ही मन विचार किया, हाँ, देखने में नम्र आदमी लगते हैं। थोड़ी देर बाद रुककर फिर वो गुरचरण बाबू से बोला, काका, और सब ठीक ठाक है ना? गुरचरण बाबू ने कुछ भी ना कहा और सिर झुकाए चुप सुनते रहे। अच्छा काका जी, अब मैं चलता हूं। ये कहकर शेखर जाने को तैयार हो गया। उसे जाता देखकर रुआसे होकर गुरचरण बाबू ने कहा, बेटा, तुमने सब बातें सुन ही ली होंगी, फिर भी कभी कभी आते रहना। एकाएक हम दुखियों को त्याग ना कर देना। शेखर ने कहा, अच्छा काका जी। कहता हुआ वो भीतर ललिता की मामी से मिलने चला गया। थोड़ी देर बाद ललिता को मामी के रोने की आवाज बैठक में सुनाई दी। उनके रोने की आवाज सुनकर गुरचरण बाबू के आंसू आ गए और उन्होंने अपनी धोती से उन्हें पोंछ लिया। गिरीन्द्र की मुखाकृति एक अपराधी की सी हो रही थी। वो नीरस सा बाहर की ओर देखने लगा। शेखर के जाने के पहले ही ललिता वहां से चली गई थी। कुछ समय के बाद शेखर उसकी मामी से बातें करके बाहर की ओर आ गया। सीढ़ियों से उतरते समय अंधेरे कमरे में दरवाजे के निकट उसने ललिता को खड़े हुए देखा। उसको देखते ही वो भी खड़ा हो गया। ललिता ने शेखर को प्रणाम किया और उसके पास आ गई। कुछ समय तक शेखर से कुछ उत्तर पाने की लालसा में खड़ी रही। फिर थोड़ा पीछे हटकर मंद स्वर में उसने कहा, आपने मेरे पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया? कौन सा पत्र? उसमें बहुत सी बातें थी। अच्छा, उन बातों को छोड़ो, यहां की सभी बातें आपने सुनी ली हैं। मेरे लिए क्या हुक्म देते हैं? शेखर ने आश्चर्य में पड़कर कहा, मेरा हुक्म? मेरा हुक्म किस लिए? मेरे हुक्म से लाभ ही क्या है? ललिता ने शंकित होकर कहा, क्यों? शेखर ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं किसे हुक्म दूं? ललिता ने कहा, मुझे हुक्म दो, और किसको दोगे? शेखर ने कहा, तुम्हें क्यों हुक्म दूंगा? फिर हुक्म देने पर तुम उसको मानोगी ही क्यों? शेखर के इस कथन में करुणा मिश्रित थी। ललिता ये सुनकर मन ही मन घबरा उठी। उसने शेखर की छाती के समीप सिसकते हुए कहा, जाने दो इन बातों को। इस समय ये मजाक अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पांव पड़ती हूं, मुझे अब तंग मत करो। बताओ कैसे क्या होगा? मुझे डर के मारे रात को नींद नहीं आती है। आखिर भय किस लिए? शेखर ने कहा। ललिता बोली, क्या कह रहे हो? भय ना लगेगा तो फिर क्या लगेगा? ना तो तुम ही यहां थे और ना ही माता जी यहां थी। फिर मामा ने क्या कर डाला वो भी तुमसे छिपा नहीं है। अब यदि मां मुझे स्वीकार ना करें तो? थोड़े समय बाद शेखर ने कहा, वो तो ठीक ही है, अब मां कैसे स्वीकार कर सकती हैं? उन्हें ये भी पता चला कि तुम्हारे मामा ने अन्य लोगों से काफी पैसे लिए हैं। साथ ही अब वो ब्रह्म समाजी भी हो गए हैं। हम लोग हिंदू हैं। अन्ना कली ने उसी वक्त आकर ललिता से कहा, मामी बुला रही हैं। ललिता ने जोर से कहा, अच्छा तू जा ना, मैं अभी आती हूं। फिर नम्रता पूर्वक शेखर से कहने लगी, ये कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी जो धर्म तुम्हारा है वही मेरा भी। यदि वो तुमको नहीं अलग कर सकती तो मुझे भी नहीं अलग कर सकती। इसके सिवा गिरीन्द्र बाबू के लिए हुए रुपए मैं उन्हें लौटा दूंगी। ये तो मेरे ऊपर कर्जा है, 2 दिन आगे पीछे लौटाना ही होगा। इतना अधिक रुपया देने के लिए कहां से मिलेगा? शेखर ने पूछा। ललिता इस बात के उत्तर में काफी समय तक चुप रही। फिर हंसकर बोली, क्या आपको ज्ञात नहीं है कि स्त्रियों को रुपए कौन देता है? मैं भी उन्हीं से ले आऊंगी। शेखर के हृदय में उथल पुथल मची हुई थी। वो फिर कहने लगा,
परंतु मामा ने उन रुपयों के लिए तुम्हें तो बेच ही डाला है। ललिता अंधेरे में शेखर के चेहरे को देख ना सकी, परंतु गले के स्वर को तुरंत ताड़ गई और बोली, ये सब झूठी व्यर्थ की बातें हैं। मेरे मामा के सदृश भला मनुष्य दुनिया में होना कठिन है। तुम व्यर्थ ही उनकी हंसी उड़ाते हो। उनके कष्टों और दुखों की कोई बात भी दूसरों से छिपी नहीं है। तुम भले ही ना जानते हो। आवेश में ललिता ने इतनी बड़ी बातें कह डाली और फिर तनिक देर रुककर कहने लगी, फिर वो रुपया मामा ने लिया है मेरे ब्याह के बाद। इस कारण मुझे बेचने का कोई अधिकार उन्हें कहाँ था? यदि मुझे बेचने का कोई अधिकार है तो केवल तुम्हें है और किसी को नहीं। इतना कहते हुए उत्तर की कोई प्रतीक्षा न करके ललिता अंदर चली गई। कुछ देर तक अवाक सा शेखर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे गुरचरण बाबू के घर से बाहर चला आया। उस रात को काफी समय तक शेखर पागलों की भांति बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर गलियों में फिरता रहा। फिर घर में आकर बैठा हुआ सोच विचार में पड़ा रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये सीधी साधी ललिता इतनी बातें कहां से सीख आई। ये निर्लज्जता की बातें उसे कहां से कहनी आ गईं। इतना साहस, गजब का साहस। आखिर ये सब कहां से? ललिता के आज के व्यवहार पर उसे क्रोध और आश्चर्य दोनों हो रहे थे, परंतु वास्तव में ये शेखर की भूल थी। यदि वो तनिक भी बुद्धिमानी से सोचता तो शायद उसे अपनी ही कमजोरी और कमी पर अपने ही ऊपर क्रोध आता। ललिता का कहना अक्षरशः सत्य था। वो बेचारी और कह ही क्या सकती थी। इधर कई महीने ललिता से अलग रहकर शेखर ने भांति भांति की कल्पनाएं की थी। इन्हीं कल्पनाओं के अंतर्गत कभी तो जीवन भर का सुख अनुभव करता और कभी लाभ हानि के विचारों में वो पड़ा रहता। उसे अनुभव होता कि ललिता कितनी अधिक उसकी जीवन सहचरी बन चुकी है। शेखर ये भी अनुभव करता कि उसके बिना जी सकना भी कितना कठिन और दुखप्रद है। बचपन से ही ललिता उसके परिवार में घुली मिली हुई थी। शेखर उसे सदा महत्वपूर्ण स्थान देता आया है। अपना काम भी उसने ललिता पर ही छोड़ दिया, परंतु शेखर के मन में इस प्रकार की आशंकाएं अवश्य उठती थी कि कहीं ललिता उसकी जीवन संगिनी ना बन सके या उसके माँ बाप इस कार्य में बाधक ना हो जाएं, कहीं ललिता किसी अन्य के हाथ ना लग जाए। शेखर इसी प्रकार की दुश्चिंताओं में पहले से ही परेशान था। इन्हीं विचारों के कारण शेखर के परदेश जाने से पहले ही ललिता के गले में गेंदे वाली माला डालकर एक बंधन लगा दिया था उसने। परदेश में गुरचरण बाबू के धन परिवर्तन की खबर पाकर शेखर बेचैन हो गया। उसके हृदय में और भी गहरी चिंता हुई कि ललिता शायद अब उसकी कभी ना हो सकेगी। आराम हो या तकलीफ, वो उन लोगों की सभी परिस्थितियों की जानकारी रखता था। फिर भी ललिता की आंच वाली स्पष्टवादिता से उसकी सभी भावनाएं परिवर्तित हो गई थीं। उनमें घुमाव हो गया था, परंतु शेखर ये न समझ पाया कि इन भावनाओं से भी कर्तव्य कहीं श्रेयस्कर है। पहले उसे दुख हुआ था कि कहीं ललिता उससे दूर न चली जाए, परंतु अब ये परेशानी थी कि कहीं उसे ही ललिता का हाथ ना छोड़ना पड़ जाए। श्याम बाजार में लगा हुआ उसका विवाह भी रुक चुका था। जितनी संपत्ति नवीन राय चाहते थे वो लोग दे न सके। शेखर की मां को भी ये रिश्ता जच नहीं रहा था। इस प्रकार शेखर इस मुसीबत से छूट चुका था, मगर नवीन राय 10-20 हजार मारने की फिक्र में अब भी थे। इसके लिए उनकी कोशिश बराबर चालू थी। शेखर विचार करता था कि क्या किया जाए। उस रात को अनायास ही जो कार्य हो गया, क्या वो इतना दृढ़ रूप धारण कर लेगा? क्या ललिता पूर्ण रूप से ये विश्वास कर लेगी कि उसका पाणी ग्रहण हो चुका है और अक्षय संबंध स्थापित हो चुका है? इतनी गहराई तक शेखर ने कभी विचार ही नहीं किया था। उस समय तो शेखर ने आलिंगन करते हुए कहा था कि ललिता अब जो होना था हो चुका,
इस संबंध को अब कोई नहीं तोड़ सकता, न तुम अलग हो सकती हो और न ही मैं छूट सकता हूँ। इस प्रकार तर्क कुतर्क करके सोचने की क्षमता उस समय न थी और ना ही उस समय सोच सकने का अवसर ही था। उस समय सिर पर चांद मुस्कुरा रहा था, चांदनी की रुपहली आभा छिटक रही थी। ऐसे समय उसने अपनी प्रियतमा ललिता के गले में माला डाल दी थी। उसे अपने वक्षस्थल से लगाकर प्रेम संसार में वे दोनों एक दूसरे को अपना सर्वस्व सौंप चुके थे। उस समय उन्हें सांसारिक अच्छाइयों और बुराइयों का अनुभव नहीं था। पैसे के लोभी बाप का रुद्र भी उसकी आंखों से ओझल था। उसे याद था कि मां ललिता को प्यार करती हैं, इसलिए उन्हें इस कार्य के लिए राजी कर सकना कठिन न होगा। इसी तरह वो भैया के द्वारा पिताजी को भी कह सुनकर मना लेगा। किसी न किसी तरह इस काम के लिए सब तैयार हो जाएंगे। इस बात को शेखर सपने में भी ना सोचता था कि गुरचरण बाबू अपना ये सुगम रास्ता धर्म परिवर्तन करके बंद कर डालेंगे। विधाता ही इस प्रकार विमुख हो जाएंगे, ऐसा ख्याल भी उसे न था। ललिता से संबंध उसका सचमुच हो चुका था। यथार्थ में शेखर के सामने ये एक विशाल एवं कठिन समस्या थी। उसको पता था कि ऐसे समय पिताजी को राजी करने की कौन कहे। मां भी अब शायद इस कार्य के लिए राजी ना होंगी। उसे अब कोई मार्ग सूझना पड़ता था। ओह, फिर क्या किया जाए, कहकर शेखर ने गहरी सांस ली। ललिता को वो भली भांति जानता था। उसी ने पढ़ाया लिखाया और सभी शिष्टाचार की बातें सिखाई थी। ललिता ने एक बार अपना धर्म समझकर फिर उसका त्याग ना किया। वो जानती है कि वो शेखर की एकमात्र धर्मपत्नी है। इसीलिए आज संध्या समय अंधेरे में निसंकोच वो शेखर के निकट मुंह से मुंह मिलाए खड़ी थी। ललिता की शादी की बातचीत गिरीन्द्र के साथ हुई थी, परंतु इस रिश्ते के लिए उसको कोई भी राजी ना कर पाएगा। समय ऐसा आ गया है कि उसे मुंह खोलकर स्पष्ट कहना ही पड़ेगा। इस प्रकार सारा रहस्य खुल जाएगा। ये सोचकर शेखर की आंखों में आग प्रज्वलित हो गई। उसका चेहरा तमतमा उठा। फिर सोचने लगा कि माला पहनकर ही वो चुप नहीं रहा, बल्कि ललिता को अपने वक्षस्थल से लगाकर उसने उसके अधरों की सुधा रस का भी पान किया। ललिता ने किसी प्रकार की रुकावट भी नहीं डाली। इस कार्य में वो अपने को दोषी न समझती थी, इसीलिए उसे कोई हिचकिचाहट भी न थी। उसने शेखर को अपना धर्मपति समझ लिया था। शेखर अपनी इस करनी और व्यवहार को कैसे किसी को बताएगा? किसी के सामने वो मुंह भी ना दिखा सकेगा। वास्तव में बात ये थी कि माँ बाप की राय के बगैर ललिता का विवाह भी नहीं हो सकता था। इसमें जरा भी शक न था। परंतु जब गिरीन्द्र के साथ ललिता की शादी ना होने का कारण सामने आएगा, तब क्या होगा? फिर वो घर के बाहर अपना मुंह कैसे दिखा सकेगा? शेखर ने असंभव समझकर ललिता को पाने की आशा छोड़ दी। तो इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। आगे के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि शेखर और ललिता का रिश्ता जुड़ा या ललिता और गिरीन्द्र का रिश्ता। ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड जरूर देखना होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।